हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2021 के लिए प्राथमिक स्तर का मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बाल विकास, पर्यावरण और हिंदी के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए आपकी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और इसके पहले वाले मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। आज का पहला प्रश्न, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थापित किया गया था वर्ष 1982 में कच्छ की खाड़ी में। इसका आंसर होगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, गुजरात, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई। सवाल नंबर अगला देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आप जानते हैं आदर्श कुमार गोयल हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? देखिए ये है सवाना, इसको बोला जाता है सवाना। चलिए अफ्रीका के मैप पर ही आते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से आप जानते हैं तीन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इक्वेटर भी पास होता है अफ्रीका से, कर्क रेखा भी पास होती है, मकर रेखा भी पास होती है। आप जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है ये वाला, इसमें जो घास के मैदान हैं इनको हम सवाना के नाम से जानते हैं। अब ऐसे पूछता है कि इसका रिवर्स कर देगा कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप, या डायरेक्टली पूछेगा तो पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए, अल अजीजिया नामक स्थान निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जो अल अजीजिया नामक स्थान है ये अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। सवाल नंबर अगला देखिए, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? ऐसे ही पूछता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, तो जो पनामा कैनाल है वो अगर हम देखें ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर पूछा है सवाल महाद्वीपों के संदर्भ में तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा गया है। अगर महासागरों के रूप में आपसे ऑप्शंस देता है तो आप अटलांटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन को करेंगे। जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है कौन सा है? जापान देश में बहुत सारे आइलैंड हैं और ये चारों क्यूशू, होन्शु, होक्काइडो और शिकोकू, ये चारों जापान देश के ही आइलैंड है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा है होन्शु आइलैंड और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो इसी आइलैंड पे है। सवाल पूछता है जापान की राजधानी टोक्यो इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा होन्शु आइलैंड। सवाल नंबर अगला, चीन का शोक इनमें से किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो कौन सी रिवर है? देखिए इसको बोलते हैं हम पीली नदी, या इसी को येलो रिवर या ह्वांगहो नदी कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पृथ्वी का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? सवाल अच्छा है, इसको देखते हैं। यह है हमारा सन। तो जल्दबाजी में भी यहाँ चेक कर लीजिएगा, कभी आप यहाँ सोचें कि देखिए ये हमारा सन है और सन के सबसे करीब है बुध, उसके बाद आता है शुक्र। डिस्टेंस के हिसाब से है ये, यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अगर आपसे पूछता है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तब आप बुध को टिक करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप अगर ना ध्यान दें इस पे तो ये भी आंसर टिक हो सकता है आपसे। लेकिन यहाँ पृथ्वी के निकट पूछा है तो पृथ्वी के निकट एक तो शुक्र है और दूसरा मंगल है। अब इनमें से भी, इन दोनों में से भी ज़्यादा करीब कौन है? तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों में से निकट ज़्यादा कौन है? शुक्र ग्रह है। अगर आपसे पूछता सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तो बुध होगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो शुक्र होगा। सवाल अगला देखिए, दक्षिणी अक्षांश रेखा निम्न में से कौन सी है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, सरल भी है और ये थोड़ा नए तरीके से पूछा हुआ है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा है 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसके ऊपर की जितनी भी रेखाएं आती हैं उनको हम बोलते हैं ये क्या है? ये उत्तरी अक्षांश है और इसके नीचे जितनी भी लाइंस आती हैं ये इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, विषुवत रेखा, तो ये क्या है? 0 डिग्री को बोला जाता है। ठीक,
जो ग्रीनविच रेखा है ये देशांतर रेखा ना कि अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा तो है, ठीक है, लेकिन ये रेफरेंस रेखा होती है, ठीक। इसी से हम बताते हैं ये मध्य होती है, बिल्कुल मध्य में होती है। ग्रीनविच देशांतर है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम क्या, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कहाँ पर है, दक्षिण में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में है। नेक्स्ट देखेंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में अवस्थित है। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। और इसको आप याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। देश पूछे तो आपका आंसर होगा इक्वाडोर में, ठीक है। वायुदाब मापी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये वायुदाब मापी जो बनाया गया था वो टोरिसेली के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला देखिए, मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है इनके मध्य परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्रम है हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। और जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है इनके बीच में कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज पाई जाती हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका, एस्टेरॉयड बेल्ट इसको कहलाता है। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा है। 15 नंबर, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, मेडिटेरियन सी का गेटवे बताना है आपको। इसको आपको याद रखना है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। जहाँ यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का बहुत संकरा रास्ता होता है, बहुत कम जल का भाग है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। ये जिब्राल्टर संधि किस किस के बीच में, ऐसे भी प्रश्न पूछता है ये, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। तो यही क्या होती है, जिब्राल्टर संधि कनेक्ट करती है किसको, भूमध्य सागर को, ठीक है। ये जिब्राल्टर संधि क्या है, ये गेटवे है किसके लिए, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म है। तो इसको हम याद रखेंगे, ये धान की जो किस्म है ये क्या है, मनहर, ठीक है। ये मनहर क्या है, धान की एक किस्म है। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी आपसे पूछे भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 राज्यों में है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, इसमें शामिल है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 3 तो ये हो गए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन सी। हालांकि राजस्थान में जो है विधान परिषद के गठन के लिए मंजूरी मिल गई है, दी गई थी ये, लेकिन ये देखना होगा कब तक अस्तित्व में आएगा। राज्य के जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वही क्या करते हैं, राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सवाल अगला देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा नया मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो देखो ये याद रखना, जो संविधान के संशोधन होते हैं या आर्टिकल होते हैं, अगर वो शिक्षा से संबंधित है, महिलाओं के लिए है या फिर बच्चों से संबंधित है, तो प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ये मौलिक कर्तव्य है। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आंसर सी हो जाएगा। जो क्रिसमस ट्री है ये क्या है। तो जो क्रिसमस का वृक्ष है इसको क्या कहा जाता है, एरोकेरिया के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल इनमें से किसको कहते हैं। तो ये है साइकस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सही है। नेक्स्ट देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स एंजाइम से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए डिफरेंट होते हैं एंजाइम से। क्लोरोफिल की विशिष्ट संरचना में केंद्रीय धातु में कौन सा तत्व होता है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, ये आप जानते भी हैं इसको। इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो इसरो की जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है वो पंजाब में लगाई गई है, कहाँ पर, मोहाली में, ऑप्शन ए।
सवाल अगला देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ उनके प्लेसेस है, कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य को आप जानते हैं ये चंदौली में है। अगला देखिए, कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभयारण्य है ये बहराइच में है, और जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पर है? एटा में है। और बचा समसपुर, ये रायबरेली में है। कृष्ण लीला गान संप्रदाय है ये एक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठल दास के द्वारा की गई थी। वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? देखिए, बढ़ती जनसंख्या से भी वायु प्रदूषण होता है, मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी, ज्वालामुखी फटने की वजह से भी। तो ये सारे इसके कारण हैं। गलसुआ के विषाणु का नाम आपको बताना है, तो ये होता है मम्पस वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ से हिंदी वाला सेक्शन स्टार्ट होगा हमारा। चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्दों में धन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है बताना है आपको, ठीक है। धन जो है ये दौलत, इसका पर्यायवाची है, ठीक है। और इसमें संपदा, द्रव्य, ये तीनों क्या है? धन के पर्यायवाची है। अब इसमें जो द्रव है इसका जो पर्यायवाची होता है ये तरल पदार्थ के लिए होता है, ठीक है, तरल पदार्थ के लिए, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए अगला देखिए, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? परम आनंद। आनंद कैसा है? परम है आनंद। जैसे महात्मा, महान है आत्मा, ठीक है। तो इसमें होता है कर्मधारय समास, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे। अगला देखिए, आ स्वर का उच्चारण स्थान है, तो ये होता है कंठ, ऑप्शन बी। चलिए इनको और देख लीजिए, जो अ और आ है इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ और औ का जो है क्या है? औष्ठ है। तो जैसे आ को पूछा हुआ है वैसे ही इनमें से किसी को भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिए, श, श, सा, हा, ये कौन से व्यंजन हैं? ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं संघर्षी को। और ये कितने होते हैं? कुल 16 होते हैं, 16। वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, इसमें वाक्य में बताना है कौन सा कारक है? इसमें होगा संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ दिया जाएगा उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर के लिए सवाल अगला है, अति उपसर्ग से किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है? तो अति उपसर्ग से जो शब्द बनाए जाते हैं, एक तो इसमें अतिक्रमण भी है, ठीक है, अत्याचार भी है, इसके अलावा देखें आप अतिरिक्त भी है। और अगर इसको देखोगे आप अतिथि को, तो ये आ प्लस तिथि से बनता है, ठीक है, आ प्लस तिथि, ना कि अति से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं वाला ही हमें छांटना है। तो बहुत ही कम समय में हम इतने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे आपसे। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? तो ये तो बहुत सिंपल है, ये होगा स्वयं, या स्वयं की जगह मिल सकता है आपको खुद, अपने आप या आप, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है ये। अंधकूप, अंधकूप में कौन सा समास है? तो अंधकूप कैसा है? ये अंधा है जो कूप, तो ये भी कर्मधारय समास है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, आदर्श शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो यथार्थ शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये इसका विलोम है, ठीक है, आदर्श का विलोम है। अपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर आपको अपेक्षा का सही विलोम बताना है। तो अपेक्षा का आप जानते हैं क्या होगा? उपेक्षा विलोम। और इसका बहुत सिंपल है, सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। आलोक का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें देखिए, इनमें से कौन सी केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? तो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक, आलोक, ये तीनों हैं। अगर इसमें देखिए युग की धारा, ये नहीं है, ये किसकी है? नागार्जुन की है।
ये किसकी है? नागार्जुन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल अगला है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ठीक है, दो व्यंजनों से मिलकर इसमें बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें चार ही होते हैं। एक तो ये होता है त्र, और ईछा होता है, ठीक है, ज्ञ होता है, और ये होता है। ठीक है, तो ये हो गए चार हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सम और शम शब्द का युग्म का जो है सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है समान, और शम का मतलब होता है मोक्ष। तो इसका आंसर हम कर लेंगे डी ऑप्शन। अगला देखिए, ध्वजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो झंडा, केतु, पताका ये तो है, और इसमें जो है कमान ये नहीं है। राष्ट्रपति भवन में कौन सा समास है? तो ये जो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये किसका भवन है? राष्ट्रपति का भवन। तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। जैसे कन्यादान, किसका दान? कन्या का दान। जलधारा, जल की धारा। तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। सवाल अगला देखिए, किस स्वर में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है? ए की भाई मात्रा होती है, इसको जानते हैं आप, ठीक है, ए की मात्रा होती है, और आ की भी है। ठीक, इधर अगर इसको देखें तो इसकी मात्रा नहीं होती है, और इसकी भी होती है। ठीक है, इस तरह से। तो बाकी आपको क्या बताना है? ऑप्शन सी, इसमें मात्रा चिन्ह किसका नहीं होता है? आ का नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, ये वाक्य कैसा है? तो ये सामान्य वर्तमान वाक्य है। ठीक है, सामान्य वर्तमान का वाक्य है ये। अगला देखिए, दुर्भाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? सौभाग्य। अनुशासन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है किस उपसर्ग का उपयोग होता है? ये अनु का। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन शब्द है आपको बताना है। तो इसमें आंसर होगा होश। चित्रक शब्द का सही तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें देखो, जो चंद्र है, इस चंद्र से क्या बना? चांद। चित्रक से क्या बना? सीता। दधी से क्या बना? दही। घट से क्या बना? घड़ा। तो इसमें चित्रक शब्द का सही तद्भव आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। अहंकार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं आप। जो गगन है ये किसका है? आकाश का। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो टूक जवाब देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इसका तो आप आसानी से कर सकते हैं, साफ इनकार कर देना ही क्या कहलाता है? दो टूक जवाब दे देना। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी, वह जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें, काजू, पादरी, फीता ये तीनों पुर्तगाली शब्द हैं। चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी। वाणी की व्यथा के लेखक कौन है? तो वाणी की व्यथा के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर बच्ची को जो है कैसी संज्ञा दी गई है? फूल सी। तो ये क्या है? उपमा अलंकार है इसमें। सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये कर्तवाच्य है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये वाक्य है। कैसा वाक्य है? जहाँ पर आपको जिस वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे कि की है, यदि है, क्योंकि है, जो है, ठीक है, जहाँ है, तो ये सब क्या है? ये सब मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ से सीडीबी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके। अगला सवाल देखें, ये कथन किसका है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये है मुनरो का, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि जो शब्द है, जो वृद्धि शब्द है या अभिवृद्धि शब्द है, किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है? ग्रोथ को आपको बताना है। तो वृद्धि या अभिवृद्धि और विकास को हमने डिस्कस किया था। जो वृद्धि होती है इसको मापा जा सकता है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है ये। तो ये मात्रात्मक है या परिमाणात्मक है, इसको मेजर किया जा सकता है। बालक के शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के कारण कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं, जन्म के बाद एक बालक के शरीर की जो संरचना है उसमें वृद्धि होती है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, आंतरिक अंगों की और बाह्य अंगों की, दोनों में ही वृद्धि होती है। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं परिपक्वता जो है
परिपक्वता के कारण क्या होता है, बालक के जो शारीरिक अवयव हैं उसमें नई क्रियाओं को सीखने में एक तरीके से विकास होता है। एक तो इसका परिपक्वता हो जाएगा, दूसरा एक बालक जब भी समाज के साथ या हम कह सकते हैं सामंजस्य जब स्थापित करता है उस वक्त जो उसके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो भी परिवर्तन होगा वो भी क्या है, वो लर्निंग में चला जाएगा, सीखने में यानी अधिगम में। तो परिपक्वता और अधिगम ये दोनों ही होंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल अगर देखिए, विकास वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि, चलिए सवाल नंबर अगला देखें, विकास वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन सा है? स्किनर के अनुसार उन्होंने ये कहा कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्किनर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि विकास जो है ये क्या है, विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी तीव्र और कभी मंद होती है। तो इसे क्या बोला जाएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है ये इस बात पे बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। सवाल नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होता है? हम बात कर रहे हैं कि देखिए किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। तो विकास क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बालक का विकास है वो एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। चलिए, समान प्रतिमान सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? ये हैं हरलॉक, ऑप्शन सी। अब इस समान प्रतिमान सिद्धांत का क्या मतलब है जो दिया गया था? तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी सजीव होते हैं वो अपने समान ही जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बाल विकास में प्रमुखता विकास के आधार कितने होते हैं? ये हमने डिस्कस भी किया था। जो विकास के आधार हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से? बाल विकास के जो प्रमुख आधार हैं कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो वंशानुक्रम होता है, ठीक है, या वंशक्रम कह सकते हैं, या दूसरा वातावरण। ठीक है। सवाल अगर देखिए, सैले ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? तो सैले के अकॉर्डिंग जो बालक की अवस्थाएं हैं, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। इनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन्होंने बताया। हरलोक के अनुसार बालक प्रथम बार सामाजिकता कब सीखता है या कहाँ से सीखता है? तो श्रीमती हरलॉक के द्वारा जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें जो सामाजिक गुण की नींव है वो माँ के द्वारा रखी जाती है सबसे पहले। तो माँ क्या है? परिवार का हिस्सा है। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। तो परिवार से ही शुरुआत होती है सामाजिक गुणों की। तो हम कह सकते हैं कि बालक बालिका में जो सामाजिक गुण है उनका विकास परिवार से होता है। सवाल नेक्स्ट देखिए, ये किसने कहा कि जब हम किसी कार्य को सीखने की तत्परता रखते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है उसे हम नहीं सीख पाते हैं? ये कहा था किसने? थॉर्नडाइक ने। जिसमें हमारी रुचि, जिस कार्य करने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसको हम जल्दी सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिगम प्रक्रिया जो कि लर्निंग प्रोसेस है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम जो बच्चा सीखता है वो परिवार में भी सीखता है, समुदाय में भी सीखता है और विद्यालय के वातावरण में भी सीखता है। तो ये तीनों ही क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में कौन सी सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया गया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में जो वाद विवाद हैं, अभिनय है, खेलकूद है, ये सभी को स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी। अधिगम लर्निंग जो है एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सार्वभौमिक है। तो ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, सम्मेलन और विचार गोष्ठी प्रविधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन तीनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की तकनीकों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो इसमें शिक्षण व्यू रचना और सूक्ष्म शिक्षण कौशल, ये सभी को शामिल किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है? तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, या इसे बोलते हैं खोज विधि। ठीक है, खोज विधि। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी है इनमें से? जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि जो है वो क्या है? खेल खेल में शिक्षण है। ठीक है, ऑप्शन सी। अंधेरा कैसा दिखाई देता है? बहुत सी गैस को एक साथ जला दिया जाए। अंतर निरीक्षण के विश्लेषण का प्रयास ऐसा ही है। कथन किसने दिया था? ये जेम्स ने दिया था। ऑप्शन डी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा सवाल है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, परंतु ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए जब हम एक शिक्षण मान लीजिए एक कौशल एक स्किल हम डेवलप कर लेते हैं अपनी, मान लीजिए गेंदबाजी आपको अच्छी से आती है और जब आप जो है बल्लेबाजी भी करते हैं, तो क्या उससे गेंदबाजी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, उस स्किल पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी ये सीख गए तो क्या आप इसको भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण, इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अभी इस मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।